नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आज हुंकार का ये स्पेशल एडिशन है। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए इस बार जो एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो आपका एडिशन है। ये तमाम जो इस वक्त मेरे साथ नजर आपको आ रहे हैं ये देश के जाने माने डॉक्टर्स हैं और आज हुंकार यही डॉक्टर्स कोरोना के खिलाफ, इस नई वेव के खिलाफ भरने वाले हैं। मुझे पता है आप लोग बहुत चिंतित हैं। मैं ये बात जानती हूँ कि चीन में जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उसे लेकर आपके दिल में भी खौफ बैठ गया है कि अब हम क्या करेंगे, क्या लॉकडाउन तो नहीं लौट आएगा, क्या हमें दोबारा से मास्क पहनना पड़ेगा, बूस्टर डोज का हम क्या करेंगे। वो तमाम सवाल जो है उन सारे सवालों के जवाब ये यहाँ पीछे मौजूद डॉक्टर्स देने वाले हैं। और आपको ये बता दें कि ये जितने भी डॉक्टर्स हैं इनकी अपनी एक स्पेशलाइजेशन है। बच्चों को लेकर, चेस्ट को लेकर, इंटरनल मेडिसिन को लेकर, आप ओवरऑल जो पूरी की पूरी साइंस है वो क्या कह रही है कोरोना पर, अब हमें क्या कुछ करना है, वो सारे सवालों के जवाब अगले 1 घंटे में आपको मिलने वाले हैं। और वो भी तब जब हम सोच रहे थे कि कोरोना हमको अलविदा कह चुका है। ठीक उसी वक्त एक और तस्वीर चीन से आती है और डरा देती है। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी कतारें हैं। शमशान घाट में डेड बॉडीज को जलाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है। लंबी लंबी लाइनें वहां पर लगी हुई हैं। अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को लेने के लिए वहां पर 3-3, 4-4 दिन की लाइनें लग रही है। 10 लाख नए केसेस आ रहे हैं हर रोज और उन 10 लाख केसेस में से 5000 लोगों की मौत हो रही है 24 घंटे, हर 24 घंटे में। बीमार डॉक्टर्स को इलाज के लिए मजबूर किया जा रहा है, यानी जो डॉक्टर्स खुद बीमार हैं वो भी इलाज करने के लिए मजबूर हैं। और जिनपिंग तानाशाह की तरह हर एक सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चीन के हालात ने इस वक्त यकीन मानिए पूरी दुनिया को डराया हुआ है। ये जो नया वेरिएंट है, 4 केसेस तो इसके हिंदुस्तान में आ चुके हैं, लेकिन BF.7 वेरिएंट को लेकर हमें तैयार रहना है और कैसे रहना है, ये सारी जानकारी आज आपको कहीं और से नहीं एबीपी न्यूज पर मौजूद 8 डॉक्टर्स के पैनल से मिलने वाली है। और इसीलिए अब बगैर वक्त जाया किए मैं उन तमाम डॉक्टर्स से आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, हर एक सवाल का जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बड़ी खबर आप तक पहुँचा देना चाहती हूँ। गुजरात के भावनगर में चीन से आए एक युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रैपिड टेस्ट पॉजिटिव मिलने के बाद युवक को होम आइसोलेट कर दिया गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स को गांधीनगर लैब भेजा गया है और ये युवक 2 दिन पहले ही मुंबई के रास्ते चीन से भावनगर आया था। वहां की कोई कनेक्टिंग फ्लाइट से ये आया था। चीन की जो है डायरेक्ट फ्लाइट हिंदुस्तान से नहीं है, लेकिन ये गुजरात के भावनगर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर के पांडे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बच्चों के डॉक्टर हैं जाने माने। आप अपने बच्चों का कैसे ख्याल रख सकते हैं वो आपको यहाँ पर हर सवाल का जवाब मिल जाने वाला है। हमारे साथ डॉक्टर चारू गोयल हैं। डॉक्टर चारू गोयल सचदेवा जो हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मणिपाल हॉस्पिटल में मेडिसिन की। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर अंशुमन साहब हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर रश्मि हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हैं, इंटरनल मेडिसिन बहुत अच्छे से जानती हैं। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर तनुश्री गहलोत चेस्ट स्पेशलिस्ट है, लेकिन ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है, पल्मोनोलॉजिस्ट, भाई पढ़ाई करनी पड़ेगी इसकी बहुत। और डॉक्टर के गुप्ता जो है वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, चेयरमैन है फिलिक्स हॉस्पिटल। डॉक्टर DK गुप्ता हमारे साथ यहाँ पर, डॉक्टर सुनील बालियान साहब भी जुड़ चुके हैं, मेडिकल डायरेक्टर है यथार्थ हॉस्पिटल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना के टाइम पर 2019 में जब ये कोविड आया था तब हमने घंटों घंटों डिबेट की थी। एक बार फिर से ये क्या हिंदुस्तान में दस्तक दे चुका है? बिल्कुल दस्तक दे चुका है। हम सबको पता है कि 4 केसेस आ चुके हैं। 4 में 2 गुजरात से, 2 उड़ीसा से, 5वां आपने अभी बताया है। मोस्ट प्रॉब्ली ये भी BF.7 होने वाला है और कहीं ना कहीं टिप ऑफ आइसबर्ग के नंबर्स, कहीं ना कहीं और बहुत सारे नंबर निकल सकते हैं। बिकॉज टेस्टिंग ट्रेसिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही। बिकॉज हम जानते थे कि कोरोना चला गया है। हम लोगों ने मन में बिलीफ ले लिया था कि कोरोना का काल खत्म हो गया है, हम लोग रिलैक्स हो गए थे। लेकिन जैसी भयावह स्थिति दिख रही है कि चाइना में बेड्स नहीं है, चाइना में 50-60 लाख लोग पॉजिटिव होने की संभावना लग रही है। अगले 90 दिनों में 60% से ज़्यादा आबादी खतरे में है जो इन्फेक्ट हो सकती है और 2 मिलियन से ज़्यादा डेथ्स हो सकती हैं। स्वीडन, क्या नाम है, उसके अलावा डेनमार्क, साउथ कोरिया, जापान, US, कनाडा, सब में BF.7 के केसेस आइसोलेट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, हम सबको सीरियस लेना चाहिए। और सीरियसनेस इससे पता लग रही है
कि सारे मुख्यमंत्री चैतन्य हो चुके हैं, सब ने कहीं ना कहीं गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। हमारे खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई लेवल मीटिंग कमेटी करी है, उन्होंने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मुझे लगता है 1-2 दिन में, बिकॉज 25 दिसंबर आने वाला है, नया साल आने वाला है, कहीं ना कहीं हम लोग उसमें खो ना जाएं और दोबारा स्प्रेड को बढ़ा ना दें, तो उससे पहले कुछ ना कुछ सख्त गाइडलाइंस आने वाली हैं। गाइडलाइंस सख्त आने वाली हैं, लेकिन डॉक्टर अंशुमान, हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है? 5 वो बड़ी चीज़ें अभी बता दीजिए। सुपर स्प्रेडर इवेंट अवॉइड करना है, जिसमें ईयर एंड और सारे क्रिसमस और गैदरिंग होगी। दूसरा, फिर से मतलब कोई पार्टी नहीं, अब पार्टी नहीं कुछ दिनों के लिए, तब तक जब तक कि इसकी मारक क्षमता का पता नहीं, संक्रमण क्षमता है, संक्रमित जो अभी देख रहे हैं वो ये कहेंगे क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इतना पैसा हमने खर्च कर लिया है, हमने रेस्टोरेंट बुक करा दिया है, हमने लोगों को इनवाइट कर दिया है, और आप कह रहे हैं कि हम पार्टी ना करें। बिल्कुल उनसे यही कहूँगा, दूसरे वेव, दूसरी लहर जो थी उसको याद कर लें, कुछ दिनों के लिए 10 से 12 दिन रुक जाएं, इसका ट्रेंड दिख जाएगा, यूरोप और सारे यूएस से रिपोर्ट आने लगेगी, तब डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। अगर वाकई ये ओमिक्रॉन जैसा रहा तो कोई खतरे की बात नहीं है, संक्रमण होगा, लेकिन मारक क्षमता बढ़ी फिर हम संभालने के लायक नहीं होंगे, इसलिए एहतियात बेहतर है, रादर देन कि आप इम्पल्सिव और एडहॉकिज्म डिसीजन लें। अभी पार्टी रोक लीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब चीन से जो खबरें आ रही है उसको लेकर आपको क्या लग रहा है? वो ये किस तरीके का है? ये हिंदुस्तान में ऐसा ही होगा क्या कि रोज 10 लाख केसेस आएंगे, 5000 लोग मर जाएंगे? देखिए, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता जरूर है। जैसा अभी चीन में हो रहा है, ऐसा हमारे यहाँ पे वेव 2 के दौरान डेल्टा वायरस ऑलरेडी कर चुका है। ये BF7 जो अभी आ रहा है ओमिक्रॉन की ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, और हमने वेव 3 में देखा है कि ओमिक्रॉन बहुत घातक सिद्ध नहीं हुआ था। हमारी जो पॉपुलेशन है, लगभग 200 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन दे चुके हैं, 100 करोड़ को डबल वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं, उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमने देखने को मिले हैं। चीन तो ये कह रहा था सबसे ज़्यादा हमने वैक्सीनेट किया है। देखिए, कर्मा रिटर्न्स, चीन ने आज ही के दिसंबर के मंथ में ही ये 3 साल पहले वायरस वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया था, और आज वहीं पे सबसे ज़्यादा केसेज इसके देखने को मिल रहे हैं। उनकी वैक्सीनेशन कैसी है, उसके भी ट्रायल सारे अब बोगस साबित। वैक्सीनेशन में चीनी माल ही निकला है चाइना का। मैं बोलूँ का, देखिए भारत और चीन की स्थिति में इस वक्त ज़मीन आसमान का अंतर है। पहली बात, चीन कभी भी सही बात नहीं बताता है, ना पहले वायरस को लेकर के उसने कभी सही बात बताई है, ना वैक्सीनेशन को लेकर सही आंकड़े बताएं, और अभी कौन सा वेरिएंट है ये भी सही से नहीं बताया। तो ये वो नहीं हो सकता BF.7 है, लेकिन कुछ दिन बाद कोई ताजुब नहीं होगा मुझे अगर कोई और नए वेरिएंट की हम बात करने लगे, क्योंकि चीन हमेशा देर से इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड तक पहुंचाता है, कभी भी समय से नहीं पहुंचाता है। दूसरी बात, अगर आप देखें तो चीन ने जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी अपनाई थी, उसको देखते हुए चीन ने बिल्कुल भी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होने दिया। अगर किसी को लक्षण नहीं है तो भी उसको हॉस्पिटल में बैठना ही पड़ेगा, उसको क्वारंटीन किया ही जाएगा। ऐसी स्थिति में लोगों को बिल्कुल भी सब क्लिनिकल एक्सपोजर हुआ ही नहीं, तो वहाँ इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हुई। इसलिए जैसे ही लॉकडाउन खोला, जैसे ही जीरो कोविड पॉलिसी से बाहर आया, एकदम से बम हो गया, विस्फोट हो गया, कोरोना पूरे में फैल गया। क्योंकि तो ये मुझे थोड़ा सा सुकून दे रहा। हमने हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। हाँ, हम बहुत हद तक ये कह सकते हैं कि इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी आ गई, क्योंकि पहले भी इन्फेक्शन भी बहुत लोग तक, नेचुरल इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, और वैक्सीनेशन में भी हमने इतना अच्छा कवरेज दिया है कि हम एक सेफ पोजीशन में हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और बच्चों को लेकर, उनको तो वैक्सीन अभी तक लगा नहीं। अब हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट यही है कि हम बच्चों पे ध्यान दें। जो 5 साल से 12 साल के बच्चे हैं जो वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, हमारा फोकस उनको होना चाहिए कि हम प्रिवेंटिव स्टेप्स अपने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दें और उन बच्चों को कवर करने की कोशिश करें। क्या चीन की खबरें आपको डरा रही है डॉक्टर डी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों? उसकी वजह यह है कि जो इंडिया में 4 केसेज आए हैं, पहला जुलाई में मिला, दूसरा अक्टूबर में गुजरात में मिला, अक्टूबर में मिला है, वो सारे केसेस ठीक हो चुके हैं। दूसरी चीज़, अमेरिका के फिगर्स आप देखें तो 10 दिसंबर तक जो फिगर्स हैं उससे उसके पहले वाले वीक से कम हुए हैं। BF7 के करीब 7% के आसपास जो केसेस थे, जो कि 6.7% ऐसे कुछ। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में केसेस डबल हो चुके हैं, मंगलवार के मुकाबले बुधवार को डबल हुए हैं केसेस। 10 तारीख को जो 4 से 10 का जो सप्ताह था, उससे पहले के सप्ताह से केसेस BF7 के कम हुए हैं। सारे केसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, BF7 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे BF7 के बारे में बताइए ना, ये क्या है? BF7 क्या है? ये ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस स्ट्रेन है, बहुत तेज़ी से फैलता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम है। और ये कम मतलब कितना? जैसे मान लीजिए मैं BF7 से संक्रमित हूँ, आप ये सोचिए कि एक BF7 से संक्रमित इंसान 10 से 18 लोग को संक्रमित कर सकता है। ये इतनी तेज़ी से फैलता है, और जितनी तेज़ी से एक स्ट्रेन फैलता है उतने चांसेस रहते हैं कि वो उतना ही म्यूटेट भी करे। तो सिर्फ मामला BF7 का नहीं है, मामला ये है कि कितनी जल्दी म्यूटेशंस होंगे, क्या क्या वो म्यूटेशंस होंगे, क्या वो खतरनाक साबित होंगे।
तो हमें सतर्क तो रहना ही पड़ेगा। डर का तो विषय है ही, अलर्टनेस तो रखनी ही पड़ेगी। ये सिर्फ ओमिक्रॉन या BF7 का मामला नहीं है। चीन में जितनी आबादी है, हमारे देश में जितनी आबादी है, और हम जानते हैं कि ये वायरस हिस्ट्री से हमने देखा है कि कैसा इवॉल्व करता है, कैसा म्यूटेट करता है। क्या उस वक्त जब ये कोई खतरनाक रूप लेगा, क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे वैक्सीनेशंस तब ठीक रहेंगे? तो हमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग के थ्रू हमेशा ये पता लगाना ही पड़ेगा। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? जितने सब स्ट्रेन, सब वेरिएंट देखते हैं, स्ट्रेन कोविड एक ग्रुप हुआ कोरोना वायरस का, उसमें वेरिएंट हुए, उसके सब वेरिएंट, उनको पता करने के लिए पुराने वेरिएंट से कितना अलग है, उनके जीन स्ट्रक्चरिंग, बेस पेयर सीक्वेंसिंग को दे, उसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग, जिससे हम पता करते हैं इसका स्ट्रेन कौन सा है, सब स्ट्रेन कौन सा है। BF7 की जो बात है, क्योंकि इम्यूनाइज पॉपुलेशन काफ़ी है, ये चकमा देना सीख गया है, स्टिल्थ ओमिक्रॉन की तरह चकमा दे रहा है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी, संक्रमण क्षमता ज़्यादा है, तो इसमें भविष्य में म्यूटेशनल एरर की संभावना ज़्यादा बनेगी, और जितनी तेज़ी से वायरस फैले उतना चांस है इसका विरुलेंस जल्दी कम होगा, मतलब डाउन होगा। बहुत उम्मीद है 10 से 12 दिन में चाइना में केसेस डाउन होंगे, और सेम अमेरिका में होगा, सेम फ्रांस में होगा, सेम हमारे इंडिया में भी होगा। इसलिए ऐसी कोई, इंडिया में तो अभी केसेस आना शुरू नहीं हुए ना तनुश्री जी, तो कब ये पीक आएगा भी तो कितनी वेव्स होंगी, कोई जानकारी? रूबिका जी, वही अभी हमें हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट पे डिपेंड करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो लगातार सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। यहाँ तक मैं कहूँगी, मेरे कलीग्स भी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कोविड के केसेस लगातार देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन वेरिएंट जो अभी फ़िलहाल इंडिया में ज़्यादा वो XBB वेरिएंट है, जो कि थोड़ा चिंता का कारण अगर ले भी तो वो है, क्योंकि और ये क्या, कौन सा वेरिएंट है, इसमें क्या है? आपका BF जो आपको माइक्रॉन वेरिएंट का ही सब वेरिएंट है, जो BF7 से मिलता जुलता है, वही उसकी ट्रांसमिटेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन सिवेरिटी और ट्रांसमिटेबिलिटी में बहुत फ़र्क होता है। हमने सिवेरिटी ऑफ केसेस को अभी भी इंडिया में नहीं देखा है। चाइना में जैसे मैडम ने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी ही नहीं थी, एकदम केसेस उनके स्पर्ट हो गए, लेकिन जो कंट्रीज़ आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन लोगों ने जब अपनी पॉपुलेशन को खुला छोड़ा, तब तक इन्होंने ऑलमोस्ट 100% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया। मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ। अंशुमान जी ये बोल रहे हैं कि पार्टी नहीं करने की है, दूसरी तरफ चीन ने पार्टी नहीं करने दी तो कोरोना वायरस पार्टी कर रहा है। देखिए, कुछ चीज़ें शायद हमें कन्फ्यूजन है, वो क्लियर करना चाहिए पब्लिक के सामने कि जैसे सब लोग कह रहे हैं वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, 220 करोड़ डोजेज लग चुकी हैं, बट जो 220 करोड़ डोजेज लगी हैं उनको लगे हुए गैप 9 महीने से ज़्यादा हो चुका है। जो बूस्टर है वो सिर्फ 28-30% को लगी है। हम लोग दोबारा ससेप्टेबल हो सकते हैं, हो चुके हैं, दोबारा जो हमारा एंटीबॉडी टाइटर है लो हो चुका है। बूस्टर डोज चाहिए, सेकेंड बूस्टर डोज भी चाहिए, खास करके जो हाई रिस्क लोग हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जो डायबिटीज हैं, हाइपरटेंशन है, उनको बूस्टर डोज सेकेंड चाहिए। हेल्थ लाइन वर्कर्स को सेकेंड बूस्टर डोज चाहिए। और दूसरी बात मैं फिर बता रहा हूँ, ये वायरस जो रीइन्फेक्ट भी करता है, इवन जो हमारी एंटीबॉडीज है उनको एस्केप भी कर सकता है। जिसमें स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुई है, इससे इसकी जो R0 वैल्यू है वो 10 to 18 टाइम्स बढ़ गई है। मतलब इसका मतलब R0 वैल्यू का मतलब होता है कि कोई वायरस कितने तेजी से फैलता है। जैसे मैं वायरस हूँ, अगर मेरी R0 वैल्यू 5 है तो मैं यहाँ पे 5 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता हूँ। जो ओमिक्रॉन था उसकी 5 थी, तो मतलब वो 5 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता था। इसकी 10 से 18 मतलब एवरेज 15 है, मतलब 3 गुना ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। लक्षण क्या है ये BF.7 के लक्षण? देखिए, जो भी वायरस डिजीजेज होती है उनका अगर ट्रांसमिशन फास्ट है तो उनकी वायरुलेंस उतनी ही कम हो जाती है, मतलब उनके सीवियर केसेस हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। अभी जितने भी लक्षण आ रहे हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। सर आप लोग जितनी भी बातें बोल रही हैं, एक सेकंड मुझे बस इतना बताइए, तो चीन में क्या हो रहा है? उनका तो रेस्पिरेशन पूरा सिस्टम बैठ गया है। हाँ 10 सेकंड कि जो इसके सिम्टम है बिल्कुल वायरल इन्फ्लुएंजा की तरह है, बिल्कुल कॉमन कोल्ड की तरह है, बिल्कुल वायरल फीवर की तरह है। तो जुकाम, खांसी कि बिकॉज की BF7 नहीं है तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, ट्रेसिंग बढ़ानी चाहिए। नहीं तो फिर बहुत सारे लोग टेस्ट करवाने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पार्टी की बात भी क्लियर कर दे रहा हूँ। चाइना में जो डेथ हुई, ओमिक्रॉन भी डेथ कर सकता है अगर आपकी एंटीबॉडी स्ट्रांग नहीं है, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। चाइना में अप्रैल 2022 तक 20% वैक्सीनेशन था, और अभी भी जो मौतें हो रही 80 से ऊपर वाले उम्र की ज़्यादा हो रही, जिनकी 40% वैक्सीनेशन है। उनकी वैक्सीनेशन कम थी सर। बिल्कुल। तो अपने अगर सुपर स्प्रेडर इवेंट करेंगे, पार्टी करेंगे, तो अगर आप इन्फेक्ट होकर घर आते हैं, आपके बुजुर्ग इन्फेक्ट होंगे, उनके लिए घातक हो सकता है। बुजुर्गों के लिए घातक है। ये बहुत ज़रूरी है कि बूस्टर डोजेस लगनी शुरू करें, स्पेशली जो हमारे बुजुर्ग हैं या ऐसे लोग हैं जिनमें क्रॉनिक बीमारियां हैं, कैंसर्स हैं, जिनकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनको जल्दी बूस्टर डोजेस दी जाए। बिकॉज अगर इम्यून सिस्टम बूस्टर डोज दी जाए, मैं समझ गया। प्लीज़ मुझे एक एक करके आप ये समझा दीजिए कि मान लीजिए मैंने किसी और कंपनी का डोज लिया था लास्ट, तो बूस्टर डोज उसी कंपनी का होना चाहिए। डॉक्टर साहब शुरू करते। उस अगर साइंटिफिक रिसर्च देखें तो दूसरी कंपनी का अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, लेकिन अच्छा जी, लेकिन गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हुआ है, ये रिसर्च में पाया गया है।
गाइडलाइंस जो है वो सेम डोज की है। अच्छा, तो हमें सेम ही लेना पड़ेगा। हमें सेम लेना पड़ेगा। डायनेमिक स्ट्रेटजी से इसको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि जितने क्रॉस ट्रायल है, मतलब मिक्स मैच, जो आपने 2 डोज लिए, अगर 3rd डोज बूस्टर अगर दूसरे का लेते हैं, इम्यूनिटी लेवल बेहतर है। लेकिन समस्या है कोवैक्सीन भारत बायोटेक की प्रोडक्शन कम है, कोविशील्ड ज़्यादा को लगा, इतने कोवैक्सीन के प्रोडक्शन नहीं है। प्रोडक्शन बढ़ा दें, अभी उनके प्रोडक्शन 7 से 8 करोड़ मिक्स कर लेना चाहिए। हाँ, एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो बूस्टर डोज लगने वाला है वो हमें सबको एक ही लगने वाला है जो गाइडलाइंस आई है, लेकिन इन केस वो लोग जो डरे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि भाई हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, 10 तरह की बीमारियां आने लगी और वो आने लगी, ये बातें चल रही हैं। हालांकि हमने मास्टर स्ट्रोक में डॉक्टर रश्मि ये बताया था कि स्टडीज़ इस तरफ इशारा नहीं कर रही, पर खौफ में बैठे हैं, बोल रहे नहीं कुछ भी हो जाए हम तो नहीं लगाएंगे। देखिए, यही हमारे पास अवेयरनेस का एक टाइम है कि हमें पता है कि हमारे पास ये रास्ता अवेलेबल है, तो हमें ये ऑप्ट करना चाहिए। जो स्टडीज़ आपको सामने दिख रही हैं, जो भयावह सिचुएशन आपको सामने दिख रही है, तो उससे प्रिवेंशन का बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, आपको उसको अवेल करना चाहिए, रादर उन भ्रांतियों में पड़ के आप कंफ्यूज हो जाएं। मतलब लगानी है, वैक्सीन लगानी है। डॉक्टर स्वाति, लोग बहुत डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये हार्ट अटैक के मामले जो हैं ये वैक्सीन के बाद ज़्यादा आ गए हैं, मतलब आदमी बेचारा एक्सरसाइज करता करता मर रहा है। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं रूबिका, और कहीं ना कहीं वैक्सीन का गलत नाम फैलाने की कोशिश ज़्यादा होती है जब ऐसा होता है, क्योंकि जो स्टडीज़ हैं और जो पोस्ट स्टडीज़ होती हैं, ट्रायल के बाद भी, देने के बाद जो हम स्टडीज़ करते हैं, उसमें कहीं पे भी कोई ऐसा साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। आप सोचिए कि अगर हम 220 करोड़ डोज लगा चुके हैं और उसमें से अगर हमने 4-5 लोगों की ऐसी मृत्यु देखी, तो हम कभी भी उसे वैक्सीन के लिए कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हमें ये सोचना है कि हमने कितने लाख लोगों की जान बचा ली है वैक्सीन दे करके। बूस्टर डोज इज अ मस्ट। हाँ, बिल्कुल मैम, हम सब आपस में बात कर पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, विदेश जा पा रहे हैं, तो आई थिंक ये वैक्सीन की वजह से ही है। और कहीं ना कहीं BF7 हमें हेल्प इसको फाइट करने में हेल्प भी वैक्सीन ही करेगी। गुजरात में पहला केस आ गया डॉक्टर साहब। टू ऑल दोज पीपल जिनको अब देखिए 25 तारीख से लोग छुट्टियों पर जाने लगेंगे, कहीं ने किसी ने बैंकॉक की टिकट ले रखी होगी, किसी ने यूरोप की टिकट ले रखी होगी, कोई पहाड़ों में जाने वाला होगा, क्या उनको कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि उनकी जिम्मेदारी स्वयं की खुद की लेनी चाहिए। खुद अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि अगर वो जाते हैं, इन्फेक्ट होते हैं, घर आके किसी और को इन्फेक्ट करते हैं, घर में अपने बच्चों को इन्फेक्ट करते हैं, बुजुर्गों को कर सकते हैं, तो हो सकता है सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर आप उस जगह होते, आपने टिकट्स करवा दी होती, तो क्या करते? तो मैं उसको रीशेड्यूल कर लेता, बात कर लेता, देखता कि समय कब ठीक है, तब मैं जाता। 2 पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा। जो वैक्सीन बनी हुई है वो पुरानी हो चुकी है, नए जो स्ट्रेन आ रहे हैं उसके अगेंस्ट नई वैक्सीन डेवलप होनी चाहिए, सो दैट हम लोग नई वैक्सीन के अगेंस्ट, बिकॉज एफिकेसी। सर बहुत टाइम नहीं हो जाएगा, हम लेट नहीं हो जाएंगे? अभी तो यही वैक्सीन लगेगी, बट जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं, जैसे हम लोग इन्फ्लुएंजा के हर साल वैक्सीन लेके आ रहे हैं, हम लोग कई बार एडवोकेसी कर चुके हैं। ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को सोचना चाहिए कि हमें हर साल नई वैक्सीन के लिए क्रिएट करनी चाहिए, अदरवाइज जो इम्यूनिटी लेवल होगा वो कम होगा और चांसेस ऑफ एफिकेसी कम होंगे। एक बात और, जो कोविड से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, कोविड वैक्सीन से नहीं। अगर आपको कोविड हुआ है या कोविड से सीरियस इलनेस हुई है तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो इसलिए कोविड वैक्सीन लगाएं और कोविड से बचें। कोविड से। डॉक्टर सुनील, मुझे प्लीज़ ये बताइए कि ये अगर आपने टिकट ले ली है, आपको 26 जनवरी तो बहुत दूर है, ये 25 दिसंबर और 31 दिसंबर का आपको पार्टी के लिए इनविटेशन है, आप जाएंगे? देखिए, मैं जाऊंगा ज़रूर, लेकिन सावधानी के साथ। अभी आहट है, अभी पूरी तरीके से वेव नहीं आई है। अगर हम अभी से सावधानी बरतना स्टार्ट करेंगे, अगर हम, वो सावधानी क्या हो? वो सावधानी सोशल, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका। पार्टी में कैसे रखेंगे आप सोशल डिस्टेंस? देखिए, हम जो अडल्ट लोग होते हैं वो पार्टी के लिए यूजुअली जाते हैं। अगर हम पार्टी में जाते हैं, जब हम घर पे आते हैं, घर पे छोटे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, हमें उनसे सोशल डिस्टेंसिंग रखना 1 से 2 दिन के लिए, क्योंकि हमने देखा है BF.7 जो ये वेरिएंट है बड़ा जल्दी फैलता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही कम है। अगर हम 1-2 दिन घर पे आने के बाद प्रिकॉशंस रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं हम उनको बचा पाएंगे। अडल्ट की इम्यूनिटी अच्छी होती है, मैक्सिमम वैक्सीनेशंस ले चुके हैं, 2-2 डोज हम ले चुके हैं, तो अगर हम सावधानी रखेंगे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को। सबसे ज्यादा खतरा किसको है इस वक्त? सबसे ज्यादा खतरा डॉक्टर साहब किसको है? बच्चों और बुजुर्ग लोगों को। बच्चों को और बुजुर्ग, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी 4 केसेज आए हैं, वो भी अलग अलग प्रदेशों में, वो भी ठीक हो चुके हैं, पुरानी खबर है। तो बच्चों को क्या इससे खतरा होगा? जब वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि पार्टी करके आप आ रहे हैं, घर में आ रहे हैं, तो आपके बच्चे तो आपसे चिपकेंगे, आपके साथ रहेंगे। आप तो बच्चे स्कूल भी तो जा रहे हैं ना मैम। बड़े लोग, बुजुर्ग लोग और जिनका इम्यून सिस्टम वीक है और जिन्होंने बूस्टर डोजेस नहीं लिए हैं, उनको सबसे ज़्यादा खतरा है। स्पेशली क्योंकि ये देखा है कि जिनके इम्यून सिस्टम्स वीक है उसमें ये ज़्यादा देर रहता है वायरस, उसमें ज़्यादा ये म्यूटेशंस के चांसेस बढ़ते हैं। ये स्टडीज़ भी की गई हैं कि जिनके सिस्टम। तो आप लोग सब मानते हैं कि बच्चे और बुजुर्ग ये सब वल्नरेबल है, और
तो आप मुझे ये बताइए फिर क्या करें, मैं एक माँ होने के नाते बच्चों के साथ क्या करना चाहिए मुझे? नहीं, बच्चों को बेसिक प्रिकॉशन, जैसे पार्टी बनाने कोई जा रहे हैं, आपको कोई सी पार्टी में जाना ना जाए इस दौरान, अगर भीड़ भरी जगहों पे जाते हैं मास्क इस्तेमाल करें, कहीं मार्केट में जा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं मास्क इस्तेमाल करें। बच्चों को, अगर कोई बुजुर्ग आदमी है, मतलब कुल मिलाकर मैं वो सारी चीजें वापस करना शुरू कर दूं, 20 सेकंड तक हाथ धोना शुरू करूं? हाँ, 2 से 3 हफ्ते के लिए, 2 से 3 हफ्ते में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपसे काफ़ी समय तक ज़रूरी है कि हम कोविड के नियमों का पालन करें, हम सुरक्षित इसी तरह से रह सकते हैं, क्योंकि पहले भी हमने ऐसे कामयाबी हासिल की है। मतलब वही है, हाथ धोइए, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। जो आपका सवाल है कि किनको सबसे ज़्यादा रिस्क है, बुजुर्ग जिनको वैक्सीन नहीं लिया है, जिन्होंने, कई लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है, या बूस्टर डोज का समय काफ़ी हो गया, वैक्सीन का समय 6 महीने सुबह, और कोमॉर्बिड कंडीशन जो डिक्लेयर्ड ऑलरेडी गाइडलाइन में, कैंसर, किडनी डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। बच्चों वाली बात पे मेरी सहमति कम है। उसका कारण देखिए, थर्ड वेव में भी इवन प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने कह दिया था कि बच्चों पे होगा, पेडियाट्रिक आईसीयू तैयार करो। बच्चों का इम्यून मॉड्यूलेशन बहुत फास्ट होता है, थोड़ा एक्सपोजर होगा बच्चे इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम ओमिक्रॉन स्ट्रेन है, डिफरेंट नहीं है, इसलिए बेवजह पैनिक ना करें। सेम ओमिक्रॉन क्या, ये तो फिर इसमें ऑक्सीजन की कमी और चेस्ट में दिक्कतें, वो जो 70 टाइम्स ये थ्रोट में मल्टीप्लाई करता है, थ्रोट सिम्टम्स आ जाते हैं, बहुत तेजी से सिम्टम देता है, बहुत तेजी से उतर जाता है। इसको लंग्स में पहुंचने में काफी टाइम लगता है। डेल्टा लंग्स में पहले पहुंचता था, तब सिम्टम्स। ये डेल्टा नहीं है, ये ओमिक्रॉन है, तो ज्यादा नहीं परेशान होना। देखिए, परेशान नहीं होना है। देखिए, हमें होता है कि जब आपको सिग्नल मिल रहे हैं तो आप अवेयर हो जाए, आप उस बात का इंतजार ना करें कि जब तूफान आएगा तो हम बचाव के तरीके सोचेंगे। तो ये टाइम है कि हम प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं, हम अपने सिस्टम पे जोर न डालें, उसके लिए हम क्या रख सकते हैं, हमें अपनी अर्थव्यवस्था पे जोर न डालना पड़े, हमें लॉकडाउन ना करने पड़े, उस प्रिवेंशन के लिए बेस्ट तरीका क्या है। ये आने वाले 10 दिन बहुत भारी है और इसीलिए कैसी तैयारी है आपकी, कैसी होनी चाहिए, सरकार की कैसी तैयारी है, ये 8 डॉक्टर्स यहाँ पर एबीपी न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं बताने के लिए, समझाने के लिए। और इस बीच ये भी बता दूं कि सरकार इस बार हल्के में चीजों को नहीं ले रही है। करीब 1 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बैठक में हिस्सा लिया है, कोरोना की तैयारियों का जायजा लिया है, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री भी इसमें शामिल थे। और नीरज मेरे सहयोगी अब डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, इस बैठक से छन कर क्या आया, निकल कर क्या आया? अभी तक की जो बैठक समझ में आई उसके हिसाब से एक बात तो साफ हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में सभी तैयारियों का जायजा लिया कि सरकार कहाँ पे खड़ी है, सरकार के पास क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, अगर फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज जैसी स्थिति आती है तो हम उससे कैसे निपट सकते हैं, इस बात पर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक की। डिटेल रिपोर्ट आनी थोड़ी सी बाकी है कि प्रधानमंत्री की तरफ से क्या निर्देश दिए गए, लेकिन एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री से कल जो हम लोग की ऑफ रिकॉर्ड बात हो रही थी उसमें उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही थी कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, यानी कि ऐसी स्थिति नहीं है कि जैसी स्थिति पैदा हो, लेकिन ये जरूर है। नीरज, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, मैं दुरुस्त करवाती हूँ। नहीं, पैनिक नहीं होना है, लेकिन तैयारी होनी तो बहुत जरूरी है ना, एहतियात बरतनी तो बहुत जरूरी है। और वो इसलिए क्योंकि ये 10 दिन, देखिए अब छुट्टियों का सिलसिला ये फ्राइडे से शुरू हो जाएगा और ये फिर 2 तारीख 3 तारीख तक चलने वाला है, तो ये 10 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इन 10 ही दिनों में आप पार्टी भी करेंगे, आप बाहर घूमने भी जाएंगे, आप घर में मेहमानों को भी बुलाने वाले हैं, आप खूब सारी दूसरी जो जब आप फेस्टिव मोड में आ जाते हैं तो जिम्मेदारियां कई बारी जो है आप साइड में रख लेते हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाने का वक्त आ गया। हमें इन 10 दिनों में वो 10 इंपॉर्टेंट चीजें, और आप सबके लिए ये सवाल है, फटाफट से बता दीजिए वो 10 इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान रखनी है। कहीं भी भीड़ में अगर जाते हैं तो मास्क लगाएं। दूसरी चीज जो है मेन तो देखिए यही है, अगर ये करते, कोई पार्टी अगर कर रहे हैं डेफिनेटली कैंसिल करें, पोस्टपोन करें उसको। बेसिक जो कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर है उसको करना है। घर में अगर कोई ऐसा है जिसने वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई है वो लगवाएं। तो बेसिक ये 3-4 है, बाकी हमारे कलीग्स बताएंगे। मैं बाकी 7 आपसे वापस ले लूंगी। व्हाट डू यू से? अच्छा, मैं 5 कर लेती हूँ, 10 ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, जितना हो सके पार्टीज को अवॉइड किया जाए, और अगर गैदरिंग्स में जाना भी है तो मास्क पहनना है, ओपन स्पेसेस में करना है, ज़्यादा क्लोज्ड जगहों पे ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आप सिम्टोमेटिक होते हैं, कोई कॉफ कोल्ड हो, तो अपने ऊपर एक सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन लग के रेस्ट करें, बाहर ना जाएं। दैट इज आप क्या राय देंगे? बिल्कुल, जो इन्होंने कहा उसके अलावे वैक्सीन बूस्टर डोज लगवाएं, इम्यून सिस्टम डाउन होगा तो चांस रहेगा इन्फेक्शन का। जो प्रीवियस कोविड इन्फेक्टेड हैं, जिनको खासकर सीटी स्कोर ज़्यादा रहा हो, उनके लिए ज़्यादा एहतियात है। लंग डैमेज है ऑलरेडी, थोड़े से डैमेज में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अभी हमें इसकी जानकारी नहीं है।
सरकार के स्तर पे ये हुआ, व्यक्तिगत स्तर पे, सामुदायिक स्तर पे ये करना है कि जिस तरह की गैदरिंग ऑफ फेस्टिवल में करते हैं, क्रिसमस की गैदरिंग सामुदायिक स्तर पे होता है, न्यू ईयर की गैदरिंग उसको बंद करें। ये सामुदायिक स्तर मतलब RWA टाइप के लोगों के लिए सुझाव। सरकार के स्तर पे अपने ट्रीटमेंट को बिल्कुल रिव्यू कर लें, जो ट्रीटमेंट की व्यवस्था है उसको रिव्यू करें, और रिव्यू करके जहाँ कमी है उसको बफ अप कर लें, उसमें कमी न छोड़ें। तैयारी होनी चाहिए, बेसिक तैयारी है, ऑक्सीजन मॉनिटर, पैरास्टामोल, इसके अलावा कोई तैयारी होती नहीं, उसको बफ अप कर लें। और आइबुप्रोफेन की कमी हो गई है, चाइना सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट करता है। चाइना ने कभी सोचा ही नहीं था, चाइना ने कभी सोचा ही नहीं था ये होगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है 3T, ट्रांसपेरेंसी, टुगेदरनेस एंड टेस्टिंग। 3 चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान दें। उसी तरह जैसे ट्रांसपेरेंसी की भारी कमी होती है, पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, उसको बंद करें, मेडिकल मैनेजमेंट शुरू कर दें। मेडिकल मैनेजमेंट, 3Ts का ख्याल रखना है। आप क्या 5 वो सुझाव है जो देंगे इन 10 दिनों में? देखिए, मैं चाहती हूँ कि सब लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना शुरू कर दें। बूस्टर डोज जिन्होंने नहीं लगवाई है या किसी भी कन्फ्यूजन से नहीं लगवाना चाहते हैं, प्लीज़ वो ज़रूर लगवा लें। और बच्चों को और सबको थोड़ा सा क्योंकि बच्चे अब बहुत ज़्यादा खेलने कूदने के मूड में आ गए, उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की प्रैक्टिस कराएं। सबसे खतरनाक चीज़ है मैम ये, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमारे पास समय है कि इस खतरनाक चीज़ की हम बच्चों को प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि इस समय कॉमन फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसलिए वैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि डॉक्टर रश्मि और मेरे जो बेटे हैं वो लगभग सेम उम्र के हैं। आप अच्छा मुझे बताइए, दोस्त भी हैं दोनों, कैसे रोकेंगे आप? देखिए, मैं तो उसको प्रखर को पार्क में जाने से कैसे रोकेंगे, बताइए कैसे रोकेंगे आप? बच्चे बहुत अच्छे से आपको कॉपी करते हैं। अगर आप खुद कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करेंगे तो वो आपको देखेंगे, उसको कॉपी करेंगे। तो यू हैव टू फॉलो इट, दे विल फॉलो यू। परफेक्ट, फॉलो कीजिए। ऐसे भी अगर अब आप देखें, बच्चे स्कूल मिस करना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ मिस करना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये सब चीज़ें बादस्तूर चलती रहे, तो उसके लिए आज हमें सतर्क होना ज़रूरी है। आज अगर हम अभी तो 10 दिन की छुट्टियां होंगी स्कूल की, तो अब ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हाँ, विंटर ब्रेक्स बिल्कुल सर पे हैं नॉर्थ इंडिया में, तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि बच्चों को तो हम सेफ गार्ड रख सकते हैं। आउटडोर प्ले की जगह उनको इंडोर एक्टिविटीज़ में एंगेज कराएं, और जैसे सर ने कहा कि हमारी कॉपी करते हैं तो अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो लोग भी साथ साथ में लेना। मैं देखिए, ये बच्चे भटका देते ना हर बार मामला। 5 वो कौन सी चीज़ें थी? 2-3 तो बता दी आपने, 2 और देखिए। और ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इस समय एक वेदर भी है जिसमें फ्लू लाइक इलनेस हो रही है, तो हम उसको सारे फ्लू को हमें केवल फ्लू समझ के ट्रीट नहीं कर सकते, हमें उसमें अब टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ानी। मैं कैसे जानूंगी कि ये BF7 नहीं है मेरा, और मुझे टेस्ट करवाना है कि नहीं करवाना? देखिए, पता चलेगा। ज़्यादातर रुबिका सब मिलते जुलते ही हैं, सबको खांसी होगी, सर्दी होगी, थकान हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को डायरिया या वॉमिटिंग जैसे कंप्लेंट्स भी हो सकते हैं। अगर आपको 2-3 दिन तक ये परेशानियां चल रही हैं, आपको कोई निजात नहीं मिल रही है, तो क्योंकि जब भी कोरोना का दस्तक देता है तब हम बोलते हैं कि अपना एक एंटीना खड़ा रखना ज़रूरी है, और ऐसे में टेस्टिंग कराना बहुत ज़रूरी है, ये जानने के लिए कि कहीं हमें कोरोना तो नहीं आता। ओके, और बाकी 4 चीज़ें जो आप कहेंगे इन 10 दिनों में ख्याल रखिए। देखिए, मास्क लगाना है जैसे सब लोग बोल रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, हमें डेफिनेटली अभी के लिए जितने भी हमारे आउटसाइड गैदरिंग्स हैं उन्हें रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि हम वो इन्फेक्शन वापस बच्चों तक लेकर के आते हैं, बड़े बुजुर्गों तक लेकर के आते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं घरों में कई लोगों के, तो हमें उन सबको जो एक वर्ग है उसको सुरक्षित रखना, और वो हम तभी रख पाएंगे। तीसरी चीज़, जिसने भी वैक्सीन नहीं ली है डेफिनेटली बूस्टर वैक्सीन लगवानी ही है, नहीं लगवाई है तो, और सरकार को भी अब बूस्टर डोज के बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत होगी कि जितने भी हमारा वनरेबल ग्रुप है उसको एक बूस्टर डोज फिर से दी जाए, और 12 साल से कम के बच्चों के लिए भी ज़रूर, क्योंकि देखिए पहले इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका। आज एक खबर ये भी आई है कि नेजल उसको वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया। बिल्कुल, पहले भी हमको वैक्सीन को अप्रूव कर चुके हैं, इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है, तो आई थिंक वो भी रोल आउट। सरकार को ये समीक्षा जो बैठक हुई है उसमें क्या होता है वो पता लगेगा। 5 थिंग्स मैम। हाँ, मेरे हिसाब से जो मैं लास्ट ईयर भी देख रही थी कि एक सोशल मीडिया पे अननेसेसरी मैसेजेस बहुत सर्कुलेट कर रहे होते हैं इस टाइम पे, जो कि अननेसेसरी पैनिक भी मचाते हैं। कई आजकल भी देख रही हूँ कि फुटबॉल ख़त्म हो गया तो चाइना ने ज़बरदस्ती ये न्यूज़ फैलाई है, कोई कह रहा है किसी वजह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स अगर मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात सीरियसली लेने की है, उनके साथ साथ हमें एज अ कॉमन मैन भी उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। मतलब कोरोना की तरह ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला वायरस है, उससे आपको दूर रहना। बिल्कुल, अननेसेसरी जो घर के नुस्खे होते हैं वो सब चलो अपनी जगह हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत नहीं संभल रही है, अपने डॉक्टर को ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, उन्हीं से संपर्क करें। अननेसेसरी इसको डिले नहीं करना है, क्योंकि नया वेरिएंट हो सकता है और कहीं ना कहीं आपके लिए सीरियस भी साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप वो 5 चीज़ें क्या बताएं? कुछ चीज़ छूट गई हैं। एक तो अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, जैसे कैसे बढ़ाएंगे डॉक्टर? नॉर्मली जैसे हम लोग अपनी नींद पूरी से लें,
पानी खूब सारा पिएं, फ्लूइड्स खूब सारा लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खूब सारा खाएं, फ्रूट्स खाएं, साथ में जो एंटीऑक्सीडेंट अगर कोई ले रहा है तो ले रहा है उसको खाना है। कोई अगर कोमॉर्बिड पेशेंट है तो उनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी डाउन होती है तो उनको अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखना चाहिए, चेक कराते रहें, ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें। कोई अगर हार्ट पेशेंट है तो उसको हार्ट के डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जरूर करें। जैसे हमने देखा था बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोग कोलैप्स कर रहे हैं, सडनली डेथ हो जा रही है। तो ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है और सडनली उनको या हार्ट उनको अच्छे से पंप नहीं कर रहा है और सडनली कोविड हो गया, तो कोविड एक, मैं फिर बोलूँ, कोविड फेफड़े की बीमारी नहीं है। कोविड जो है हमारे पूरे शरीर के हर हिस्से को इन्फेक्ट करता है और उसको अफेक्ट भी करता है। तो मतलब अगर लंग्स में इन्फेक्शन कर रहा है, निमोनिया कर रहा है, ARDS कर रहा है, तो हार्ट के अंदर भी मायोकार्डाइटिस करता है जिसको हार्ट का इन्फेक्शन बोलते हैं। कार्डियोमायोपैथी करता है, हार्ट को डायलेट कर देता है, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम कर सकता है। हार्ट का जो AB नोड है जहाँ से हार्ट बीट जनरेट होती है उसको इन्फेक्ट करके उसमें टैकिरिथमियाज कर सकता है। हार्ट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, बिकॉज जब पूरी बॉडी में जब कमी होती है तो हार्ट के अंदर भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी हार्ट कमजोर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप इसको बिल्कुल हल्के में ना लें, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराएं, अच्छे से अपने खान पान का ध्यान रखें, अपने डायबिटीज़, शुगर, BP कंट्रोल रखें। कैंसर के पेशेंट हैं, डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप करते रहें। फिर मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि जो ये तो जनरल पब्लिक का ध्यान है, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को इस समय अपनी प्रिपेयर्डनेस बढ़ानी चाहिए, हमें हेल्थ इंफ्रा पे ध्यान रखना चाहिए। हमारी 70% जनता है, भारत जो है वो गांव में रहता है, जो आबादी है गांव में रहती है। 70% हॉस्पिटल और बेड्स हैं, नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कन्फाइंड है Tier 1 और Tier 2 सिटीज़ में। तो कहीं ना कहीं ये पैराडॉक्स है। तो अगर हमें उल्टा सोचना चाहिए, सरकार एक ब्रिज जो है मेडिकल कॉलेज ठीक करें, हमें PHC प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, CST को स्ट्रेंथन करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करना चाहिए। दिस इज द टाइम टू डू इट। आशीष इस वक्त आपको देख रहे हैं और उन्होंने एक पर्सनल मैसेज किया है। आपने मिसेस आशीष की लाइफ बचाई है और यहाँ वो सारे डॉक्टर्स हैं जो किसी ना किसी तरीके से किसी की ज़िंदगी को उन्होंने छुआ है। मेरे भी यहाँ बहुत सारे अजीज़ डॉक्टर हैं पर वो आपको थैंक यू कह रहे हैं, तो मैं उनकी तरफ से एक शुक्रिया, मैं पैगाम जर्नलिस्ट हूँ ना सर, अपने पास नहीं रख सकती हूँ। 5 वो बातें जो आप बताना चाहेंगे कि ऐसी कोई स्थिति फिर ना। देखिए, सबसे पहले अपने सिम्टम्स को ना छुपाएं। आजकल जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो कहते हैं कि मुझे हल्का सा खांसी हुआ और ठंडा गर्म कर लिया था या बाहर गया था। कोई भी सिम्टम आता है तुरंत अपने नियर बाई डॉक्टर के पास जाएं। जो 4T हैं उनको फॉलो करें, अपना टेस्ट कराएं, ट्रैक करें, ट्रीटमेंट लें और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको टीके लगवाएं। इन सारी चीज़ों को फॉलो करें। जैसा कि हम देखते हैं हमारी भारत गवर्नमेंट ने, सरकार ने इसको पहले भी बड़े एक्टिवली लिया है, चाहे वो वेव 1 हो उस टाइम लॉकडाउन लगाना हो या वेव 2 के दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई की हो या वैक्सीनेशन को डेवलप करना हो। हमारी सरकार एक स्टेप आगे रही है और उसी का आज ये नतीजा है कि हम कहीं ना कहीं चाइना से एक कदम आगे हैं और हमारे यहाँ केसों की संख्या काफ़ी कम है। आपने 4T का जिक्र किया, डॉक्टर अंशुमन ने 3T का जिक्र किया, बाकियों ने टीकों का जिक्र किया, वो बहुत ज़रूरी है। अब मैं सबसे एक ही सवाल पूछ रही हूँ और दोबारा मैं आप लोगों के पास एक एक करके आऊँगी। क्या चाइना जैसी स्थिति डॉक्टर साहब हिंदुस्तान में हो सकती है? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि चाइना जैसी स्थिति अभी हिंदुस्तान में हो सकती है। क्यों ऐसा? बहुत कम शब्द। उसका कारण ये है कि जो कि भारत में वैक्सीनेशन हुआ है वो बहुत ही बड़े स्केल पे हुआ है और वैक्सीनेशन की जो एफिकेसी हमने देखी है ओमिक्रॉन के अगेंस्ट वेव 3 में भी बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस हमें देखने को नहीं मिले। चाइना जैसी स्थिति भारत में हो सकती है? संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। उसका रीजन है कि हमने गियर्स डाउन नहीं करे हैं। सरकार हमारी बड़ी सतर्क है, हमारी पब्लिक बहुत अवेयर है। आप जैसा मीडिया जो एजुकेट अवेयर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास टाइम है, अगले 8 हफ्ते 10 हफ्ते हैं जिसमें हम तैयारियां कर सकते हैं। ओके, नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है चाइना जैसी स्थिति हो? नहीं, उसकी जैसी स्थिति नहीं हो सकती, लेकिन हमारी वर्नेबल पॉपुलेशन भी काफ़ी है तो उसके बारे में भी ध्यान रखना है। इससे सतर्कता बहुत ज़रूरी है। चाइना जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं होगी रूबिका, क्योंकि हमारे यहाँ इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा है। टीकाकरण को लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है। इंडिया वर्ल्ड की ऐसी कंट्री है जहाँ सबसे कम वैक्सीन हेजिटेंसी है, यानी कि लोगों ने बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवाई है। सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस बहुत हुए हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा है। लेकिन हमें लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास जो एक बैंक है इतना अच्छा कि हम एक बहुत मजबूत स्थिति में खड़े हैं, उसको हमें डावाडोल नहीं करना है और उसको हमें ख़राब नहीं करना है। क्योंकि देखिए, सरकार भी इस वक्त बिल्कुल मुस्तैदी में आ गई है कि शुरू से ही हम वो स्टेप्स उठाएं और लगातार हमने ये देखा है कि हमेशा हमारी सरकार ने प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं। लेकिन अगर लोग उसमें सहयोग नहीं करेंगे तो वो प्रोएक्टिव स्टेप्स भी। सर, 2 वे कम्युनिकेशन। चीन जैसी स्थिति, 10 लाख केसेस, 5000 रोज के मरने की खबरें, क्या ये हिंदुस्तान में हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि ये हमारे पास टाइम है और मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ये स्थिति इंडिया में बिल्कुल ना होने दें। आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ फॉलो कर सकते हैं और आप लोगों ने किया है। अब ये जनता की जिम्मेदारी है कि वो करके दिखाए। जनता की, यानी आपकी जिम्मेदारी है जो इस वक्त ABP न्यूज़ को देख रहा है। आप
ये वीडियो जब अपने दोस्तों को पहुंचाएंगे, एबीपी न्यूज़ पर जो कुछ इस वक्त बातचीत चल रही है वो अपने यार दोस्तों में जब बढ़ाएंगे तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखते हुए बढ़ाइएगा कि हमें कोरोना को नहीं, अच्छे मैसेजेस को, सतर्कता को आगे बढ़ाना है। सर, आपको क्या लगता है चीन जैसी स्थिति हो सकती है? बिल्कुल अभी की स्थिति में नहीं हो सकती है, लेकिन दो कंडीशन है जिसमें हो सकती है। अभी की स्थिति में क्यों नहीं हो सकती है? हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तानाशाही नहीं है। मीडिया की बात एक्सपर्ट के द्वारा ली हुई इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बेस्ड नहीं है। ट्रांसपेरेंसी है, हिडन चीज़ें नहीं, इसलिए नहीं हो सकती है। लेकिन अगर लोगों ने अपना दिमाग लगाया और इसमें पॉलिटिकल डायकॉटमी चालू हुई, ये मत करो ये इस कारण हो रहा है, ये मत करो ये इस कारण हो रहा है, तो स्थिति बन सकती है। या पब्लिक ने अपना दिमाग लगाया कि ये तो डराते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना, तो यही स्थिति हो सकती है। मतलब सतर्कता एक बार फिर। बिल्कुल चाइना जैसे अभी स्थिति नहीं होगी, बट सतर्कता बहुत ज़रूरी है और लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि पूरे कोविड के नियमों का पालन करें, इसको हल्के में बिल्कुल ना लें। और हमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग के थ्रू अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा कि कौन से वेरिएंट सर्कुलेशंस में है। वैक्सीनेशंस को अपग्रेड करते ही रहना पड़ेगा, इस पर पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो कोई भी स्थिति बिगड़ तो सकती है। ओके सर, नहीं होगी, आपको भी? बिल्कुल नहीं। थैंक गॉड। गवर्नमेंट को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से अप टू डेट कर देना चाहिए और लोगों को सतर्कता में कोई कमी नहीं। कितने दिन सतर्क रहना है? कितने दिन? 4 से 8 हफ्ते। 4 से 8 कितने दिन सतर्क तो रहना ही चाहिए। कोई टाइम? 15 दिन। 15 दिन। 2 to 3 weeks। 2 to 3 weeks। कितने दिन सतर्क रहना है? डेफिनेटली 15 days रूबिका। देखो केसेस आएंगे, 15 दिन केसेस आएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं कि केसेस नहीं आएंगे, केसेस क्योंकि इन्फेक्टिव है तो केसेस आएंगे, लेकिन 15 दिन 20 दिन हमें ट्रेंड पता चल जाएगा, तब तक सतर्कता से 20 दिन 15 से 20 दिन में हवा का माहौल पता लग जाएगा हमें। पता लग जाएगा। 1 महीना सतर्क रहना। 1 महीना सतर्क रहना और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अपनी जीवन शैली में बना लेना है आगे के लिए भी, ताकि आगे भी कोई वेरिएंट आए हम उसको फॉलो करें। ओके, आप लोगों ने मुझे बहुत हद तक टेंशन फ्री भी कर लिया है, लेकिन कंधों पर जिम्मेदारी भी बहुत सारी आ गई, ना सिर्फ मुझ पर, आप पर भी आ गई है। कोविड अप्रोप्रिएट जो प्रोटोकॉल है अब वो एक बार फिर से निभाना शुरू कर दीजिए। ये आपके परिवार का सवाल है और मत भूलिए वो जो वेव आई थी जिसने हम सबको तकलीफ पहुंचाई थी, अपनों को दूर कर दिया था, वो स्थिति वापस तभी नहीं आएगी जब आप जिम्मेदारी से इस बार कोरोना से खुद पर्सनली लड़ेंगे। बड़ी खबर और आपको बता देना चाहती हूँ, देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपात कोरोना बैठक को इस वक्त अंजाम दे रहे थे और अब वो खत्म हो गई है। अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर में मीडिया को संबोधित करने वाले हैं। क्या कोई गाइडलाइंस आती है और इस वक्त क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है उसे लेकर सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइंस आती है? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।